रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन हम आप लोगों को क्राइम की कहानियां तो सुना ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी क्राइम की कहानियों पर नज़र पड़ती है कि जिसको जब स्टडी किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी स्क्रिप्ट सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, तो मन अंदर से कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है और दिमाग और दिल जो है वो अलग अलग काम करते हैं। दिमाग सोचता है कि ऐसा हो सकता है और दिल जो होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जितनी भी कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहानी आप लोग को ऐसे ही सुना दी जाती हो। जो कहानी आज की मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी वास्तव में दोस्तों आप लोग को हैरान भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है। क्योंकि इस कहानी के अंदर एक दिनेश नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ में उसके ही घर के अंदर पिछले आधा घंटे से शारीरिक संबंध बना रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा हैरानी की ये बात जो है वो ये है कि इस महिला के साथ में ये दिनेश नाम का व्यक्ति शारीरिक संबंध तो बना रहा है, लेकिन इसी महिला की बेटी बाहर खड़ी गेट से सब कुछ देख रही है कि उसकी माँ के साथ में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मामला यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब ये दिनेश उस माँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब बाहर निकलता है, तो उसके बाद में वो जो लड़की खड़ी हुई थी दरवाजे पर, जो सब कुछ देख रही थी कि उसकी माँ के साथ में दिनेश नाम का व्यक्ति क्या कुछ कर रहा है, वो दिनेश को रोक लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है एंड उसके बाद में कहती है कि जो तुम मेरी माँ के साथ में पिछले आधा घंटे से कर रहे हो वो सब कुछ मेरे साथ भी करो। अब जैसे ही ये बातें ये लड़की उस दिनेश से कहती है, दिनेश के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये लड़की आखिरकार क्या बोल रही है। दिनेश कुछ सोच पाता, समझ पाता, इससे पहले ही वो जो दिनेश की गर्लफ्रेंड थी, यानी इस लड़की की जो माँ थी, वो भी दरवाजे पर आ जाती है और उसके बाद में दिनेश की पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरी बेटी जो बोल रही है ऐसा ही तुम्हें करना होगा। आखिरकार इस पूरे केस की सच्चाई जानेंगे जब आप लोग, तो वाकई दोस्तों आप लोग हिल जाएंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप अगर अच्छे लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, जिससे व्यूज़ थोड़े अच्छे आ जाते हैं और जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो ये मेरे लिए एक गिलास ग्लूकोज का काम करते हैं और मैं अगले दिन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी के साथ में आप लोग के सामने हाजिर हो जाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से और इसी बिहार में एक जगह लगती है भागलपुर और इसी भागलपुर के अंतर्गत एक गांव आता है बड़ा अरमासी गांव और इसी गांव की ये घटना है। दरअसल इस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है केलूदास यादव। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम सरिता यादव है, एक बेटी है जिसका नाम जूली यादव है और एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है दयानंद और इनका एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। परिवार के जितने भी लोग थे, क्योंकि जो केलूदास यादव थे ये एक अपने घर पे ही एक होटल चलाया करते थे और साथ के साथ उन्होंने एक कन्फेक्शनरी की शॉप भी खोल रखी थी। परिवार का जो बड़ा बेटा दयानंद था वो बाहर रहकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थीं। लेकिन एक दिन जो परिवार का बड़ा बेटा दयानंद होता है वो अपने घर पर फ़ोन करता है, अपनी माँ सरिता यादव से बात करता है एंड उसके बाद में कहता है कि मुझे पिताजी से बात करनी है। तो जो सरिता यादव होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी न जाने कहाँ चले गए और किसी को बता के भी नहीं गए और अभी तक आए भी नहीं हैं। हालांकि दयानंद जब ये बात अपनी माँ की सुनता है तो थोड़ा परेशान तो होता है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी कि पिताजी किसी को बिना बताए कहीं गए हों। लेकिन फिर भी दयानंद इस बात को महज एक इत्तेफाक ही लेता है और उसके बाद फ़ोन कट कर देता है। समय गुजरता है दोस्तों, अगला दिन आ जाता है और अगले दिन दयानंद के फ़ोन की रिंग बजती है। जैसे ही दयानंद अपना फ़ोन पिक करता है तो सामने से दयानंद की चाचा की बेटी फ़ोन करती है एंड वो कहती है कि जो ताऊ हैं, जो बड़े पिताजी हैं हमारे केलूदास यादव, वो ना जाने घर से कहाँ चले गए, यानी वो मिसिंग हो गए और हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं है। लिहाजा जो दयानंद होता है अपनी चाचा की बेटी का फ़ोन कट कर देता है एंड उसके बाद में ये अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और माँ को फ़ोन लगाने के बाद में जब सारी बात पूछता है तो माँ भी बस यही बातें बताती है जो चाचा की बेटी ने बताई थी। माँ भी यही कहती है कि न जाने किसी को बिना बताए कहाँ चले गए हैं और उनका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। एक दिन ऑलमोस्ट गुजर चुका है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई पता नहीं है। एंड दोस्तों, उसके बाद में ये जो दयानंद था अपनी माँ का फ़ोन काट देता है, इंतज़ार करता रहता है कि शायद पिताजी कहीं से आ जाएं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को हुए हुए अब 2 से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पूरे इंसिडेंट को हुए लगभग 5 दिन से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका था। फाइनली 10 जुलाई साल 2019 को दयानंद ये फैसला करता है कि वो घर वापस जाएगा एंड उसके बाद में ये बिहार के भागलपुर के
जो बडारमासी गांव है वहाँ पहुँचता है, अपने घर पर पहुँचता है। एंड घर पे पहुंचने के बाद में अपनी माँ, अपनी बहन और अपने छोटे भाई सबसे पता करता है कि केलूदास यानी मेरे पिता कहाँ पर गए हैं, लेकिन किसी से भी कोई पॉजिटिव जवाब मिलता नहीं है। लिहाजा अब जो दयानंद था अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता है। आस पड़ोस के लोगों से भी कोई ऐसा सकारात्मक जवाब मिलता नहीं है। एंड उसके बाद में दयानंद तमाम रिश्तेदारों को कॉल करता है, लेकिन वहाँ से भी केलूदास के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। दयानंद हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहा था जिससे उसके पिता के बारे में कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन दयानंद की जितनी भी कोशिशें थीं सारी की सारी नाकाम थीं। तमाम जगहों पर दयानंद ने पूछ लिया था, तमाम जगहों पर जाकर खुद देख लिया था, लेकिन कहीं पर भी केलूदास का कोई पता नहीं था। अब दोस्तों दयानंद अपने पिता को ढूंढ ढूंढ कर जब थक जाता है तो उसके बाद में नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचता है। एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये अपने पिता केलूदास की मिसिंग कंप्लेंट कराता है। दोस्तों पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेंट कर ली थी, लेकिन उससे अगले दिन ही गांव के अंदर अचानक से हलचल मच जाती है, क्योंकि दोस्तों केलूदास जब से गायब हुए थे तो पूरे गांव के अंदर केलूदास को लेकर चिंताएं थी। हर कोई केलूदास को ढूंढ रहा था, क्योंकि केलूदास के जितने भी संबंध थे लोगों से वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब ऐसे में एक व्यक्ति केलूदास के घर के नज़दीक से गुजर रहा होता है तो उसको ऐसा आभास होता है कि इस घर के पास से अजीब तरीके की स्मेल आ रही है। अब जो स्मेल आती है वो तुरंत दयानंद को बताता है कि तुम्हारे घर से ये क्या स्मेल आ रही है। उसके बाद में दयानंद भी ये देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार स्मेल कहाँ से आ रही है। देखते ही देखते मोहल्ले पड़ोस के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन स्मेल कहाँ से आ रही थी इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लिहाजा यहाँ से जितने भी लोग होते हैं तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। अब पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी वहाँ पर पहुँचती है। डॉग स्क्वाड, SFL तमाम तरीके की जो टीमें होती हैं वो पुलिस की वो जाँच के लिए पहुँचती हैं। लेकिन दोस्तों जब केलूदास के घर के अंदर इंटर किया जाता है तो जो बदबू थी ये बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जो बदबू थी वो भी केलूदास के घर से ही आ रही थी। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केलूदास के आंगन से इस तरीके की बदबू आ रही है, और आंगन के अंदर ऐसा देखने से लग रहा था कि जैसे नई नई अभी ईंटें बिछाई गई हों। अब नई नई ईंटें बिछाई गई हैं और वहीं से बदबू आ रही है, तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एंड दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि जो घर के आंगन में ये नई नई ईंटें बिछाई गई हैं, क्यों ना इन ईंटों को खुदवा कर एक बार देखा जाए कि नीचे आखिर क्या कुछ है। उसके बाद में गांव वालों की तमाम लोगों की मदद से उन ईंटों को हटाकर उस जगह का खुदवाया जाता है। तो देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जो मिट्टी है एक जगह पर बहुत ज़्यादा ताज़ी है, इसलिए उस ताज़ी मिट्टी को ही जो पुलिस वाले और बाकी के गाँव के जो लोग थे वो खाली करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो गड्ढा खोदते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल इस गड्ढे के अंदर एक डेड बॉडी थी, और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि केलूदास की ही थी। एंड दोस्तों जब ये डेड बॉडी सरिता के घर के आंगन में से ही मिलती है तो बहुत बड़ा सवाल था। पहला सवाल तो ये था कि आखिरकार केलूदास के साथ में क्या कुछ हुआ, किसी ने क्यों केलूदास को मार कर उसके ही घर के आंगन में दफना दिया। और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो सरिता और जूली थी जो घर के अंदर मौजूद थी, उन्हें भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि वो दोनों खुद अपने बड़े बेटे दयानंद के साथ में पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए। और इसी बीच में गांव के कुछ लोगों को पता चला कि उनके घर से बदबू आ रही है। बदबू आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, बाद में डेड बॉडी भी रिकवर हुई। ये सारी चीज़ें देखकर गाँव वाले बड़ा हैरान थे, और इस बीच में गाँव वाले चूँकि सोचते हैं कि इस घर के पास में और कोई था ही नहीं और इस घर के अंदर कोई और मौजूद ही नहीं था, सरिता और जूली ही थी, इसलिए जितने भी लोग गांव के होते हैं वो सरिता और जूली की बेइंतहा पिटाई करने लग जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का इस पूरे केस के अंदर हाथ हो सकता है तो सरिता और जूली का ही हो सकता है, ऐसा गाँव वालों का मानना था। लेकिन दूसरी तरफ सरिता और जूली खुद पुलिस स्टेशन गई थी अपने बड़े बेटे दयानंद के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों था कि एक तरफ उनके ही घर में डेड बॉडी दफनाई हुई थी और एक तरफ वही पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाने के लिए गई हुई थी। लिहाजा पुलिस जब इस पूरे मामले में हालात को बिगड़ता हुआ देखती है, सरिता और उसकी बेटी जूली के ऊपर लोगों को हावी होते हुए देखती है, तो पुलिस वाले सरिता और जूली को उठाते हैं एंड दोनों को पुलिस थाने लेके पहुंच जाते हैं। एंड दोस्तों पुलिस वाले जब सरिता और उसकी बेटी जूली को पुलिस थाने लेके आए थे तो सबसे पहले इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारे घर के आंगन से ही डेड बॉडी का मिलना और वहां से अचानक से इतनी ज़्यादा बदबू आना और तुम उस घर के अंदर मौजूद थी, तो फिर तुम्हें पता क्यों नहीं था या फिर तुम पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों आप हिम्मत देंगे सरिता को, सरिता इसके बावजूद भी अपना जुर्म कबूलने के लिए तैयार नहीं थी। वो यही बोल रही थी कि क्या कुछ हुआ है इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले समझ चुके थे कि सरिता और उसकी बेटी जूली झूठ बोल रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले अब सरिता और जूली के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और दोस्तों जब जूली और सरिता के ऊपर सख्ती दिखाई जाती है, चूँकि ये कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल तो थे नहीं, लिहाजा ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी वाकई हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल सरिता बताती है कि मेरा बड़ा बेटा दयानंद, जो कि राजवन में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता है,
मेरे घर पर मेरा छोटा बेटा और मैं और मेरी बेटी जूली और ये जो व्यक्ति जिनका नाम केलूदास था यही रहा करते थे। अब चारों लोग हम घर पे रहा करते थे। चूँकि एक होटल था और एक कन्फेक्शनरी की शॉप थी, तो अक्सर कभी कभी मेरे पति भी उस शॉप पर बैठा करते थे और कभी कभी मैं भी होटल पर बैठा करती थी। और हमारे होटल पर और हमारी दुकान पर अक्सर लोगों का आना जाना रहता ही था। और इसी बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश कुमार होता है, उसका आना जाना हमारे होटल पर चालू होता है। तो कभी वो हमारे होटल पर आता तो कभी हमारी कन्फेक्शनरी पर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आया करता था। लेकिन इस बारे में किसी को कभी भी दिनेश कुमार के ऊपर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर हमारे होटल पर लोग आया ही करा करते थे। एक दिन दिनेश कुमार सरिता से कहता है कि देखो सरिता, तुम मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती हो और मैं तुम्हें मन ही मन में चाहने लगा हूँ। सरिता जब दिनेश की ये बात सुनती है तो साफ तौर से इनकार कर देती है। वो कहती है कि देखो, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 3-4 बच्चे भी हैं और मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। छोटा मोटा बिजनेस है, उसको रन कर रही हूँ। तुम भला क्यों हमारे परिवार को उजाड़ना चाहते हो? क्यों भला अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन दिनेश कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं चाहकर भी अपने आप को तुम्हें देखने से रोक नहीं सकता। लिहाजा उस समय तो दिनेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन सरिता ने इस बात की शिकायत अपने पति से नहीं की थी। कहीं ना कहीं सरिता के मन में भी चोट था। अब चूँकि एक होटल और एक कन्फेक्शनरी को जो केलूदास थे वो चला रहे थे, तो कभी कभी उन्हें सामान खरीदने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। और अक्सर केलूदास जब कभी भी बाहर जाया करते थे तो इसी बीच में दिनेश कुमार ज़्यादा आना जाना शुरू कर देता है। और एक दिन बातों ही बातों में वो फिर से सरिता से अपनी बातचीत, अपने दिल की बात रखता है। और दोस्तों, सरिता भी शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में रिश्ते बन जाते हैं और दोनों फिर सरिता के ही घर में एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। घर का जो छोटा वाला बेटा था उसको किसी भी चीज़ की कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन जो जूली यादव थी, सरिता की बेटी, वो अक्सर अपनी माँ को इस दिनेश कुमार के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लिया करती थी। एंड उसके बाद में होता कुछ यूँ है कि केलूदास किसी दिन अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था और उसी समय सरिता ने अपने प्रेमी दिनेश कुमार को बुला लिया और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि उसी समय केलूदास, जो कि घर पे कुछ सामान भूल चुका था, वो वापस आ जाता है। अब जैसे ही वो वापस आता है तो कमरे में वो अपनी पत्नी और दिनेश को एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। उसके बाद में दिनेश कुमार तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता है। वो उसे मारता नहीं है, तोड़ता नहीं है, बल्कि वो उसे समझाता है और कहता है कि देखो, अब हम आधी ज़िंदगी जी चुके हैं, हमारा परिवार मुकम्मल हो चुका है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। अगर इस तरीके की बातें समाज में पहुँचेंगी तो तुम्हारे घर वालों की भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उससे वापस आ जाओ। अच्छा, सरिता भी उस समय केलूदास के हाथ पैर जोड़ लेती है, माफ़ी मांग लेती है और केलूदास को भी यही लगता है कि शायद सरिता बहक गई थी और आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और इस बार फिर से केलूदास अपनी पत्नी को इस दिनेश कुमार के साथ में इंटीमेट होते हुए पकड़ लेता है। वो फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, केलूदास के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक पल वो था कि अगले कुछ दिनों के बाद में वो अपनी बेटी जूली को दिनेश कुमार के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेता है। जब वो अपनी बेटी जूली को देखता है तो इस बारे में वो सरिता से बात करता है। कहता है कि मैं तुम्हें तो जानता था कि तुम दिनेश के साथ में ऐसा करती हो, भला जूली उसके साथ में ऐसा क्यों करती है? तो जो सरिता थी वो दिन केलूदास को बताती है कि देखो, एक दिन मैं दिनेश के साथ में इंटीमेट हो रही थी और उसी समय जूली सब कुछ देख रही थी और जैसे ही हम दोनों कमरे से बाहर आए तो जूली ने हमें ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। उसने कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगे जो तुम माँ के साथ करते हो तो फिर मैं पापा को बता दूंगी। और इसी बात में मजबूर होकर जो दिनेश है उसे जूली के साथ में नाजायज़ रिश्ते रखने पड़े। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात केलूदास सुनता है वो आग बबूला हो जाता है, वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से बाहर निकालना चाहता है। इसी बीच में ये दोनों माँ बेटी केलूदास के ऊपर हावी हो जाती हैं एंड उसको काफ़ी ज़्यादा मारने तोड़ने लगती हैं। और एक जो लड़की होती है जूली, वो दिनेश को कॉल कर देती है। अब दिनेश भी घर में आ जाता है। तीनों लोग मिलकर केलूदास की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में अब ये लोग सोचते हैं कि डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उसके बाद में ये डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी घर के अंदर एक गड्ढा खोद देते हैं। अब चूंकि जल्दबाजी में इन्होंने गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा नहीं खोदा था और उस गड्ढे के अंदर डेड बॉडी को दफना कर ये मिट्टी एकसी कर देते हैं। किसी को शक ना हो जाए इसलिए अगले दिन ये दोनों माँ बेटी ईंट के भट्टे पर जाती हैं और वहाँ से कुछ ईंट खरीद कर लेके आती हैं और आंगन में बिछाकर उसके ऊपर सीमेंट का घोला डाल देती हैं। इनको लग रहा था कि शायद हम बच जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन जब इस घर से बदबू आना चालू होती है तो फिर ये जो पूरा केस था ये खुल के बाहर आ जाता है और जिस किसी ने भी इस केस को सुना वो बहुत ज़्यादा हैरान था। दोस्तों, ये केस ऐसा था कि इस केस में जो आरोपी थे उनको कोर्ट ने बहुत सख्त सज़ा सुनाई है और शायद इनका छूटना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, एक सरिता नाम की महिला जो अपने प्रेमी के साथ में सब कुछ कर रही है, वहाँ पर जूली ने अपनी माँ को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। तो जूली को चाहिए था कि वो अपनी माँ को समझाए, लेकिन वो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई।
बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए आप लोग के, उसमें राजकुमार जी हैं, लिखते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है भगवान, आपकी हर कहानी सत्य घटना पर होती है। और मलिक साहब जी, आपकी आवाज़ बहुत शानदार है। मैं पंडित सूरज कुमार दीक्षित, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर जिले से सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ए चौधरी हैं, लिखते हैं बेहतर करने वालों के ऊपर वाला मायूस नहीं होने देता। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो ए चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीके शर्मा हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, गुड नाइट। तो पीके शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनता हूँ और कहानी बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। तो भाई आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी थी मलिक भाई। तो मोहम्मद जोरेज जी आपका शुक्रिया। ए के खान हैं, लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई। तो ए के खान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अलकादित्य हैं और ये लिखते हैं नाइस सर। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं सुपर। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। लाइक अब्बास ने लिखते हैं सारे रिश्ते पवित्र होते हैं, इनमें समझने वालों के लिए क्या है। तो लाइक अब्बास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार खान है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो गफ्फार खान जी आपका शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपने सही बोला, वो बाप नहीं था बल्कि वो पाप था। एमडी कासिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऐसे बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो बालिश बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं नमस्कार शाबिद भाई। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। करण रावत जी लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, मेरी वाइफ भी आपकी स्टोरी सुनती हैं, वो बोलती हैं मेरा नाम क्यों बोलते हो, उनका नाम दीप है और कजाकिस्तान अलमेटी, बेस्ट ऑफ लक। तो दिनेश जी हमारी कहानी कजाकिस्तान से सुनते हैं और इनकी वाइफ हैं जिनका नाम दीप है। तो दिनेश जी आप और आपकी वाइफ दीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कहानी सुनते हैं। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई। तो वालेकुम सलाम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज भाई, बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित किया बाप ने। राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं क्या बोलूं भाई, ये सब सुनकर बहुत दिल में तकलीफ़ होती है मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं समाज किस तरफ हो गया है। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो बहुत शुक्रिया। संतोष यादव हैं, लिखते हैं आदमी का नाम क्यों नहीं बताते हैं सर जी, क्यों नहीं बताया सर जी। तो संतोष यादव जी एक्चुअल में वो जो लड़की थी जिसके साथ में ये घिनौना कृत्य उस बाप ने किया था, अगर उस बाप का नाम बताया जाता तो उस लड़की चूँकि वो जीवित थी और उसके आगे बहुत ज़िंदगी बची हुई है, तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोर्ट की तरफ से भी ये आदेश थे कि इस जितने भी नाम हैं उन सबको हाइड रखा जाए। ए के खान हैं, लिखते हैं पाप नहीं पापी है वो। तो बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में सालिम अंसारी हैं, लिखते हैं सर क्राइम की जड़ भाई पॉर्न और मोबाइल, ये दोनों चीज़ें हैं, वजह ज़्यादा क्राइम हो रहा है इस वजह से। सालिम अंसारी जी आपने बहुत अच्छी राय दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमतुल्लाह लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। करण रावत जी लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। और अगला कमेंट्स भी करण रावत जी का है जो लाइक करते हैं। दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।